सो रिस्पॉन्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्स करना, और मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे वीडियोस को जिंदा लोग ही देखते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो डेफिनेटली आप लाइक करिए, डिसलाइक करिए, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, और कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करिए ताकि मुझे पता चल सके कि वीडियो मैंने कहाँ पे अच्छा या ख़राब बनाया हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज़, हमेशा हम आपके काम की बात पहले करते हैं, टॉपिक पहले पढ़ाते हैं, और मेरे काम की बात या हमारे काम की बात सबसे लास्ट में, और कई बच्चे लास्ट तक वीडियो नहीं देखते हैं, कुछ भी रीज़न होगा। तो आज मैं अपने काम की बात पहले कर रहा हूँ कि प्लीज़ चैनल को, अगर आप नए हैं, पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियो को, जिनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 11th के स्टूडेंट हो, 12th के स्टूडेंट हो, या फिर जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। कि कहीं ना कहीं जो टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, चाहे वो ऑफ टॉपिक हो, सिलेबस से बाहर का बातें हों, नीट से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड बातें हों, फॉर्म से रिलेटेड बातें हों, काउंसलिंग से रिलेटेड बातें हों, तो ये सारी चीज़ें कभी ना कभी स्टूडेंट्स के काम आती ही हैं, या फिर जो हम टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो तो डेफिनेटली काम की ही रहती है। ठीक है, तो चैनल को मैंने कहा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, डिसलाइक करिए, जो भी आपको लगता है, बट कुछ ना कुछ रिस्पांस ज़रूर करिए। ठीक है, चलिए आज का जो टॉपिक है हमारा, ठीक है, मलेरिया हमारे सिलेबस में है, 12th में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर है, उसका एक सब टॉपिक है मलेरिया। साथ ही साथ में नीट में भी इस पे क्वेश्चंस आते रहते हैं अल्टरनेट ईयर में। बहुत इजी सा टॉपिक है, बहुत नोन सा डिजीज़ है। ठीक है, ऑलमोस्ट आप में से सभी लोग इस डिजीज़ के बारे में जानते हैं। यहाँ पे हम मलेरिया को डिस्कस करेंगे, कैसे फैलता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे ट्रांसमिट होता है, इसका जो पॉजिटिव एजेंट या पैथोजन वो क्या है, उसकी लाइफ साइकिल क्या है, उसकी लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होती है, बिहेवियर कैसा है उसका, हमारे बॉडी के अंदर वो कैसे डुप्लीकेट होता है या कैसे वो रिप्रोडक्शन करता है, इन सारी चीज़ों को सबको हम इंक्लूड करेंगे, जिससे कि आपके लिए टॉपिक भी ईजी हो जाएगा, साथ में क्वेश्चन करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी मैंने बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है समय बचाने के लिए, कुछ पॉइंट्स। ठीक है, स्पोरोजोआ पॉइंट नंबर 1 है स्पोरोजोआ, आप इस का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और साथ में आप समझते भी चलिए। स्पोरोजोआ है पैरासिटिक प्रोटोजोआ। ठीक है, पैरासाइट आप जानते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना लाइफ साइकिल इंडिपेंडेंटली कंप्लीट नहीं कर सकते, दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज पैरासाइट। ठीक है, तो पैरासिटिक प्रोटोजोआ फॉर एग्जांपल इसके दो बेटा प्लाज्मोडियम और टॉक्सोप्लाज्मा। हम लोग कन्फाइंड रहेंगे आपके सिलेबस पे, बियॉन्ड द सिलेबस बहुत ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करने की जरूरत नहीं महसूस करता मैं। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल हैं इसके, प्लाज्मोडियम और टॉक्सोप्लाज्मा, याद रखिएगा। इसमें से जो प्लाज्मोडियम है दैट इज मलेरियल पैरासाइट, प्लाज्मोडियम ही मलेरियल पैरासाइट है या मलेरियल परजीवी है, एंड ऑल ऑफ यू नो दैट इट इज स्प्रेडेड बाय फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ठीक है, ये किससे फैलता है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के द्वारा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये फैलता है। तो वेरी सिंपल। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम अगर आप देखेंगे तो इट इज कॉल्ड डाइजेनेटिक एंड ट्राइफेजिक। ठीक है, प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल होता है डाइजेनेटिक एंड ट्राइफेजिक। ये मोनोजेनेटिक डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल कैसे बोलते हैं, अगर किसी पैरासाइट का सिंगल होस्ट है, एक ही होस्ट हो, ठीक है, या वो पैरासाइट अपना पूरा लाइफ साइकिल एक ही होस्ट में कंप्लीट करता है, तो दैट इज मोनोजेनेटिक पैरासाइट। सिंपल। अगर कोई पैरासाइट अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट का सहारा लेता है या दो होस्ट में अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, तो दैट इज कॉल्ड डाइजेनेटिक पैरासाइट। तो यहाँ पे जो प्लाज्मोडियम है इसके लिए दो होस्ट हैं, एक प्राइमरी होस्ट है दैट इज फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, उसके गट में इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है, कंप्लीट नहीं होता है, उसका लाइफ साइकिल उसके गट में होता है। प्राइमरी होस्ट कंसिडर करते हैं प्लाज्मोडियम के फीमेल एनोफिलिस को प्लाज्मोडियम का प्राइमरी होस्ट कंसिडर करते हैं, क्योंकि प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल का सेक्सुअल फेज है, ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या सेक्सुअल फेज है, ये फीमेल एनोफिलिस में होता है। ठीक है, जबकि ह्यूमन को इसका सेकेंडरी होस्ट कंसीडर किया जाता है, प्लाज्मोडियम का सेकेंडरी होस्ट कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ह्यूमन के अंदर प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल का असेक्सुअल फेज कंप्लीट होता है। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। व्हाई इट इज कॉल्ड डाइजेनेटिक पैरासाइट, बिकॉज ऑफ हैविंग टू होस्ट। ठीक है, वन इज प्राइमरी होस्ट दैट इज फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, अनदर इज सेकेंडरी होस्ट दैट इज ह्यूमन। यहाँ पे हम लोग ह्यूमन के बारे में ही बात करेंगे। अब इसके लाइफ साइकिल को हम लोग ट्राइफेजिक, ट्राई मतलब तीन होता है, फेजिक मतलब फेज होता है, दैट मीन्स इसके पूरे लाइफ साइकिल में, ठीक है, चाहे हम बात करें एनोफिलिस के अंदर या फिर ह्यूमन के अंदर, पूरे लाइफ साइकिल में तीन इंपॉर्टेंट फेज आते जाएंगे। ठीक है, एक होता है बेटा साइजोगोनी,
दूसरा होता है गैमोगोनी और तीसरा होता है बेटा स्पोरोगोनी। ठीक है, तो अभी हम आगे लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे साइजोगोनी, गैमोगोनी और स्पोरोगोनी। अभी ये टर्म्स आप याद रखिए। वैसे साइजोगोनी इज नथिंग, इट इज जस्ट लाइक काइंड ऑफ मल्टीपल फिजन। ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया में होता है बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, तो वैसे ही साइजोगोनी बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एक टाइप का मल्टीपल फिजन है। ठीक है, गैमेटोसाइट के फॉर्मेशन को गैमोगोनी बोलते हैं और स्पोर्स के फॉर्मेशन को स्पोरोगोनी बोलते हैं। तो ये तीनों फेज हम लोग वन बाय वन यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मलेरिया, जो टर्म दिया था मिकुलॉच ने दिया था। ठीक है, इसका लिटरल जो मीनिंग होता है मलेरिया का, दैट इज बैड नाइट एयर, मतलब रात की बुरी हवा। इसका मतलब ये है, ठीक है, कि मोस्ट ऑफ द टाइम पे जो मलेरिया कॉजिंग मॉस्किटो होते हैं रात को काटते हैं। ठीक है, जैसे डेंगू का जो मच्छर होता है वो दिन में काटता है, तो मलेरिया के लिए जो मच्छर होता है रात को काटता है। और अगर 100-200 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो लोगों को ये नहीं पता था कि डिजीजेज जो बीमारियां होती हैं क्यों होती हैं, क्या रीज़न है या क्या कारण है। ठीक है, काफ़ी पहले की बात करें तो जब से ये जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ आया है, ठीक है, तो लोगों को ये लगा कि जो डिजीजेज होते हैं उसके लिए अलग अलग पैथोजन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, डिपेंडिंग अपॉन द डिजीजेज एंड द पैथोजन। तो लोग ऐसा मानते थे कि रात को कोई बुरी हवा चलती है ठीक है, आप गलत मतलब मत निकालिएगा इसका, तो रात को कोई बुरी हवा चलती है जिसके कारण से मलेरिया हो जाता है। ठीक है, यानी में मलेरिया साइकिल डिस्कवर किया था सर रोनाल्ड रॉस ने। ठीक है, सर रोनाल्ड रॉस ने, कोलकाता में इन्होंने रिसर्च किया हुआ था, तो इन्होंने मलेरिया साइकिल डिस्कवर किया था। इनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। NP मतलब होता है बेटा नोबेल प्राइज़। ठीक है, काफ़ी पैसा मिलता है नोबेल प्राइज़ में, तो इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और अनफॉर्चुनेटली इनकी जो डेथ हुई थी वो मलेरिया से ही हुई थी। तो इससे हमको एक सीख मिलता है कि किसी भी डिजीज़ से रिसर्च करने से पहले उसके ट्रीटमेंट के बारे में भी सोच लेना चाहिए, है ना। इन्होंने मलेरिया पे रिसर्च किया, मलेरिया साइकिल डिस्कवर किया, लाखों लोगों की जान बचाई, लेकिन इनकी खुद की भी डेथ मलेरिया से हुई थी। नाउ आ जाते हैं वापस से प्लाज्मोडियम पे, जो कि मलेरियल पैरासाइट है। तो देखिए प्लाज्मोडियम के लिए मैंने कुछ टर्म्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ये बहुत इजी और सिंपल टर्म्स हैं कि प्लाज्मोडियम को हम लोग एंडो पैरासाइट कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये बॉडी के अंदर रहता है। ठीक है, अगर मॉस्किटो में भी देखा जाए तो उसमें भी बॉडी के अंदर रहता है, और अगर ह्यूमन में देखा जाए तो या तो ये लिवर में रहेगा या तो ब्लड में RBC में रहेगा। तो डेफिनेटली बॉडी के अंदर है तो आप इसको एंडो पैरासाइट कंसिडर करेंगे। अगर बॉडी के बाहर सर्वाइव करता, बॉडी के बाहर रहता, तो आप इसको एक्टो पैरासाइट बोलते हैं। बट इन दिस केस यहाँ पे हम लोग प्लाज्मोडियम को एंडो पैरासाइट कंसिडर करते हैं। प्लाज्मोडियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लड पैरासाइट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये RBC में प्रेजेंट होता है बेटा। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स और एरिथ्रोसाइट्स में होता है, इसलिए इसको ब्लड पैरासाइट भी कहते हैं। देन इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट मतलब सेल के अंदर रहता है, चाहे आप हिपेटोसाइट्स की बात करें या फिर RBC की बात करें। हिपेटोसाइट्स मतलब लिवर सेल और RBC तो आप जानते हो। ठीक है, तो इसको इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट भी कंसिडर कर सकते हो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पैथोजेनिक पैरासाइट। ठीक है, पैथोजन और डिजीज कॉजिंग एजेंट, ठीक है, जिसके कारण से बीमारी हो सकती है, डिजीज हो सकता है, उसको हम लोग पैथोजन बोलते हैं। तो अब क्योंकि यार प्लाज्मोडियम से क्या हो रहा है, इसके कारण से मलेरिया हो रहा है, तो यू कैन कंसिडर इट इज अ पैथोजेनिक पैरासाइट। नाउ इट इज डाइजेनेटिक पैरासाइट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। डाइजेनेटिक मतलब होता है इसके टू होस्ट हैं। इन दिस केस एक इनवर्टिब्रेट दैट इज फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ठीक है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ठीक है, और दूसरा जो वर्टिब्रेट होस्ट है यहाँ पे दैट इज ह्यूमन। ठीक है, हम लोग ह्यूमन पे फोकस करेंगे, अदर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है। अब दूसरे एनिमल्स को अगर मलेरिया हो भी रहा है तो इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है ना। एनीवे, नाउ देयर आर टोटल मोर देन 60 से ज़्यादा प्लाज्मोडियम की स्पीसीज़ हैं। बट आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग को पूरे 60 स्पीसीज स्टडी नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे टोटल 4 स्पीसीज़ के बारे में जानेंगे, 4 इंपॉर्टेंट स्पीसीज़। दैट इज़ फर्स्ट जो है आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, टोटल 60 हैं, बट सबको पढ़ना जरूरी नहीं है। नंबर 1 इज़ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इट इज़ मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा पाया जाता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, और इसके कारण होता है बेटा बिनाइन टर्शियन फीवर या बिनाइन टर्शियन मलेरिया। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स बिनाइन कॉजेज बिनाइन टर्शियन फीवर। देन सेकेंड स्पीसीज, ठीक है, सिंपल चल रहा है, प्लाज्मोडियम ओवल, रेयर स्पीसीज है। ठीक है, कम मिलता है, कंपेयर करें अगर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या अदर स्पीसीज से प्लाज्मोडियम के, तो दिस इज रेयर स्पीसीज। और इसके कारण जो प्लाज्मोडियम ओवल होता है, ये इट कॉजेज माइल्ड टर्शियन फीवर। ठीक है, इससे होता है बेटा माइल्ड टर्शियन फीवर। ठीक है, थर्ड इज प्लाज्मोडियम मलेरी। ठीक है, प्लाज्मोडियम मलेरी
क्वार्टल मलेरिया, इसके कारण होता है क्वार्टल मलेरिया, या फिर सब क्लिनिकल, मतलब सिम्टम इसके विजिबल नहीं रहते या नहीं दिखते हैं, सब क्लिनिकल मलेरिया। ठीक है, तो दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, क्वार्टल मलेरिया या फिर सब क्लिनिकल मलेरिया। एंड सबसे खतरनाक मोस्ट डेंजरस स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम इज नंबर 4 प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ठीक है, मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया, इट कॉजेज मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया, याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर सही टाइम पे इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो इट मे चेंज टू सेरेब्रल मलेरिया, ऐसा बोलते हैं ना, दिमाग में बुखार चढ़ गया। ठीक है, अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम इन्फेक्टेड पर्सन का, तो मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया मे चेंज टू सेरेब्रल मलेरिया एंड इट इज फेटल, इट इज मोस्ट सीरियस कंडीशन, सबसे खतरनाक अवस्था, सबसे खतरनाक कंडीशन है, और इट मे बी फेटल, इससे मृत्यु तक हो सकती है। इट लीड्स टू डेथ, फेटल का मतलब होता है लीड्स टू डेथ। कहने का मतलब ये है कि प्लाज्मा, अब देखो याद रखने का तरीका जैसे है ना, अब मैंने आपको पिछले 2 वीडियो में कैंसर पढ़ाया हुआ था। ठीक है, तो कैंसर में मैंने आपको बताया था बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में। तो बिनाइन ट्यूमर के कंपेयर में मैलिग्नेंट ट्यूमर ज़्यादा खतरनाक होते हैं। यस, ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो बेटा, बिनाइन जो टर्शियन फीवर है, बिनाइन टर्शियन मलेरिया है, इसके कंपेयर में जो मैलिग्नेंट वाला होगा वो ज़्यादा खतरनाक होगा। मैलिग्नेंट ट्यूमर का फीचर था मेटास्टेसिस, मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा सकता है, तो ये भी तो जा रहा है भैया, ब्रेन में चढ़ रहा है ना, दिमाग में। ठीक है, सेरेब्रल मलेरिया बना रहा है, हो रहा है इससे। ठीक है, तो मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया फेटल हो सकता है, इससे मृत्यु तक हो सकती है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट राइट टाइम पे होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नाउ अगर मैं बात करूं वेक्टर ऑफ प्लाज्मोडियम, तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि प्लाज्मोडियम का वेक्टर या वाहक कौन है, दैट इज फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। ठीक है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, खून फीमेल ही चूसती है बेटा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, राइट ना, मेल नहीं चूसते खून। ठीक, तो मेल जो सीधे साधे होते हैं, ठीक है, इनका जीवन बहुत ही सीधा साधा होता है। दे फीड्स अपॉन प्लांट सैप, पादपों के या प्लांट के जूस पे या सैप पे जिंदा रहते हैं मेल। ठीक है, खून कौन चूसता है, ध्यान रखिएगा, फीमेल, है ना, फीमेल ही खून चूसती हैं। बात करें अगर मच्छर की या फिर, है ना, आप, है ना, एनीवे, तो चलिए ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, नाउ वेक्टर के बारे में हमने बात कर लिया। अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन के लिए मलेरिया है ना होता कैसे है, और प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टिव स्टेज क्या है ना। तो इसे मैं पहले क्लीन कर लेता हूँ, तो बोर्ड पे पहले से लिख देने से थोड़ा सा हमारा टाइम बच गया, और मेरे ख्याल से ये सारे पॉइंट्स इजी हैं और आपके लिए क्लियर भी हो रहे होंगे। ठीक है, तो इन्फेक्टिव स्टेज की अगर बात करें तो स्पोरोजोइट, दैट मीन्स जब कोई मॉस्किटो आपको काटता है, मच्छर जब आपको काटता है, तो उसके सलाइवा में अगर स्पोरोजोइट प्रेजेंट होंगे, ठीक है, प्लाज्मोडियम का स्पोरोजोइट प्रेजेंट होगा, तो वो स्पोरोजोइट आपके बॉडी में एंटर करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो स्पोरोजोइट है। इन्फेक्टिव स्टेज टू ह्यूमन, याद रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्फेक्टिव स्टेज टू ह्यूमन क्या बेटा, स्पोरोजोइट। ठीक है, इस फॉर्म में प्लाज्मोडियम आपके बॉडी में एंटर करता है। ठीक है, ब्लड सकिंग के दौरान, खून चूसने के दौरान मॉस्किटो के सलाइवा में स्पोरोजोइट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ब्लड सकिंग के दौरान, ये आपको दिख भी नहीं रहा है क्योंकि काफ़ी ऊपर लिखा हुआ है, मैंने फिर से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये वर्ड स्पोरोजोइट। ठीक है, तो ब्लड सकिंग के दौरान, इन्फेक्टिव स्टेज टू ह्यूमन मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, इन्फेक्टिव स्टेज टू ह्यूमन मतलब मॉस्किटो से ह्यूमन के बॉडी में प्लाज्मोडियम किस फॉर्म में एंटर करता है, तो दैट इज स्पोरोजोइट। ठीक है, तो मॉस्किटो के, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के सलाइवा में, ठीक है, स्पोरोजोइट प्रेजेंट होते हैं। तो जब वो आपको मच्छर काटता है, जब आपका खून चूसता है, उस टाइम पे ये स्पोरोजोइट आपके बॉडी में एंटर कर सकते हैं। नाउ क्योंकि मच्छर अनइंटरप्टेड आपका खून चूस सके, ठीक है, बिना बाधा के, तो उसके लिए आपके ब्लड को क्लॉट नहीं होना चाहिए, है ना। अगर आपका ब्लड, जब मच्छर ने आपको पियर्स किया, काटा, ठीक है, तो उस समय अगर आपका ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो वो लगातार खून नहीं चूस पाएगी। ठीक है, तो और हर बार खून चूसने का मौका उसको नहीं मिलेगा। तो उसके लिए मॉस्किटो के सलाइवा में, ठीक है, एक एंटीकोगुलेंट होता है बेटा, दैट इज कॉल्ड एनाफिलिन। तो ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि आपके ब्लड में एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज हेपेरिन।
तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर जब ब्लड में ऑलरेडी नेचुरल एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट है हिपैरिन, तो फिर ये एनोफिलिन की जरूरत क्यों है? तो आपने पढ़ा होगा कि हिपैरिन जो होता है, कभी भी अगर ब्लड वेसल्स इंजर्ड हो जाते हैं, ठीक है, अब मॉस्किटो ने पियर्स किया तो आपका ब्लड वेसल इंजर्ड हुआ, तो इंजर्ड होने के बाद हिपैरिन जो होता है वो इनएक्टिव हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है, इसलिए इसकी जरूरत पड़ती है एनोफिलिन, ठीक है। तो चलिए स्पोरोजोइट आपके बॉडी में एंटर करेंगे, ठीक है, कब? जब मच्छर आपका ब्लड खून चूसेगा ना। स्पोरोजोइट अब इसके बाद की कहानी को मैं समझाता हूँ, ठीक है। स्पोरोजोइट कहाँ एंटर कर गए? ह्यूमन बॉडी में। तो बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा, जो प्लाज्मोडियम है, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाली बात, प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी में दो जगह, सिर्फ दो जगह रहेगा, ठीक है, या तो लीवर में या तो आरबीसी में, ठीक है, मैंने दो है ना, एक जगह यूज किया लीवर और दूसरा क्या किया आरबीसी में, ठीक है। लीवर के सेल्स को आप लोग बोलते हो हिपैटोसाइट, ठीक है, आरबीसी को बोलते हो बेटा एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। तो ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, साइकिल जो होता है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल होता है कैसे कंप्लीट होता है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे समझते हैं, ठीक है। आरबीसी में जो साइकिल होगा उसको इरिथ्रोसाइटिक साइकिल बोलेंगे, ठीक है। आरबीसी में जो साइकिल होगा उसको, उसके लिए मैं टर्म यूज करूंगा इरिथ्रोसाइटिक, ठीक है। अब चाहे वो साइजोगोनी हो चाहे वो गैमोगोनी हो, हम लोग बात करेंगे, ठीक है। साइजोगोनी गैमोगोनी जो टर्म्स हैं हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इरिथ्रोसाइटिक टर्म यूज करूंगा। अब इससे पहले होगा उसको बोलेंगे बेटा प्री इरिथ्रोसाइटिक, और इसके बाद होगा उसको बोलेंगे पोस्ट एरिथ्रोसाइटिक। समझ में आई बात? ठीक है। इरिथ्रोसाइट में जो इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा या लाइफ साइकिल का जो फेज आएगा उसके लिए टर्म हम करेंगे इरिथ्रोसाइटिक, ठीक है, साइजोगोनी गैमोगोनी व्हाटएवर, ठीक है। इससे पहले होगा प्री इरिथ्रोसाइटिक, राइट ना। तो प्री इरिथ्रोसाइटिक कहाँ होगा बेटा? लिवर में होगा कोई, क्योंकि ह्यूमन के बॉडी में सिर्फ दो जगह ये है ना डुप्लीकेट होगा या अपना डिवीजन करेगा, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है, ये तो आपने पहले ही क्लियर कर लिया है कि ह्यूमन बॉडी में प्लाज्मोडियम का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है। तो आप देखो ह्यूमन बॉडी में या तो इरिथ्रोसाइट में होगा तो उसको इरिथ्रोसाइटिक बोलेंगे, अगर इरिथ्रोसाइट से पहले कहीं हो रहा है तो उसको प्री इरिथ्रोसाइटिक बोलेंगे। प्री इरिथ्रोसाइटिक कहाँ होगा बेटा? कभी भी पूछा जाता है तो आंसर करिए लीवर में। इरिथ्रोसाइटिक साइकिल के बाद हो रहा है तो उसको मैं पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक या एक्सो इरिथ्रोसाइटिक बोलूंगा, ठीक है। क्या बोलेंगे? पोस्ट या एक्सो इरिथ्रोसाइटिक, ठीक है। ये कहाँ पे होगा? ये भी लीवर में ही होगा भाई, आरबीसी में नहीं हो रहा है तो पक्का कहाँ हो रहा होगा? लीवर में हो रहा होगा। तो दो चीज ध्यान रखना है आपको, ठीक है, या तो लीवर में होगा या आरबीसी में होगा। तो बेटा जब स्पोरोजोइट एंटर करता है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में, तो सबसे पहले वो जाता है कहाँ पे? हिपैटोसाइट में, ठीक है। ये स्पोरोजोइड चले जाते हैं हिपैटोसाइट में और ये परफॉर्म करते हैं प्री इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। देखो ये टर्म आ गया साइजोगोनी, राइट। तो ये स्पोरोजोइड, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में एंटर करते हैं और कहाँ चले जाते हैं? हिपैटोसाइट में, और यहाँ परफॉर्म करते हैं बेटा प्री एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। और मैंने आपको बताया कि साइजोगोनी इज नथिंग, इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ मल्टीपल फीजन, ठीक है, बहुविखंडन का एक प्रकार है, ठीक है। साइजोगोनी क्या है बेटा? मल्टीपल फीजन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। साइजोगोनी इज अ काइंड ऑफ मल्टीपल फीजन। अब कभी भी जैसे प्लाज्मोडियम बॉडी के अंदर डिवाइड होगा ना तो मेनली मीरोजोइट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी का खेल है, पूरे मलेरिया के लाइफ साइकिल में या प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल में सारा जो गेम है ना टर्मिनोलॉजी का। अगर आप समझ जाते हैं टर्मिनोलॉजी, दैट मीन्स मलेरिया क्लियर है आपका। तो प्री इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी करेगा और फॉर्मेशन करेगा, चलो मैंने बोला मीरोजोइट्स का, ठीक है। किसका फॉर्मेशन करेगा बेटा? मीरोजोइट्स का, राइट। अराउंड 1000, ठीक है। लगभग कितने बनाया इसने? 1000 मीरोजोइट्स का फॉर्मेशन किया। अब यहाँ पे मीरोजोइट्स के पहले मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ क्रिप्टो, ठीक है, क्रिप्टो मीरोजोइट्स। क्यों बोल रहा हूँ क्रिप्टो मीरोजोइट्स? मैं आपको बता रहा हूँ क्रिप्टो, क्योंकि ये जो मीरोजोइट्स होते हैं दे आर सराउंडेड बाय स्पेशल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, या स्पेशल सेल मेम्ब्रेन, दे आर कवर्ड बाय स्पेशल सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन, ये जो क्रिप्टो मीरोजोइट्स, मैंने टर्म क्रिप्टो टर्म इसलिए यूज किया कि ये मीरोजोइट स्पेशल सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से। क्या बात है भाई, ये सेल मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, इसका क्या बेनिफिट है इनको? ताकि होस्ट का इम्यून सिस्टम इनको डिस्ट्रॉय ना कर सके, ठीक है, राइट ना। ये बहुत लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, 2006 में ये बात डिस्कवर किया गया था। तो होस्ट का इम्यून सिस्टम इस क्रिप्टोमीरोजोइट्स को डिस्ट्रॉय ना कर सके। यहाँ पे होस्ट कौन है? हम हैं, ह्यूमन है होस्ट। तो हम देखो सिंपल सी बात है, अगर हमारा इम्यून सिस्टम क्रिप्टोमीरोजोइट्स को डिस्ट्रॉय कर देता तो फिर हमको कभी मलेरिया होता ही नहीं,
ठीक है। तो है कुछ नहीं, प्री इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी हुआ, एक टाइप का मल्टीपल फिजन हुआ, ठीक है, किसमें, स्पोरोजोइट में, और स्पोरोजोइट ने फॉर्मेशन किया किसका, क्रिप्टोमीरोजोइट्स का, लगभग 1000, मतलब एक स्पोरोजोइट से 1000 क्रिप्टोमीरोजोइट का फॉर्मेशन होगा। दे आर कवर्ड बाय स्पेसिफिक सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट। इज इट सिंपल? नाउ अब ये क्या करता है, ठीक है, ये है कहाँ पे बेटा, आपके हिपेटोसाइट में है, ठीक है। तो जब ये क्रिप्टोमीरोजोइट्स रिलीज होंगे, जैसे कि मैंने ये हिपेटोसाइट बनाया, इसके अंदर अराउंड 1000 अराउंड लगभग, या जितना और भी ज़्यादा ले सकते हैं आप लोग, है ना, ये मैंने बनाया क्रिप्टोमीरोजोइट्स, ठीक है। तो ये जब क्रिप्टोमीरोजोइट्स यहाँ से रिलीज कैसे होंगे, जब हिपेटोसाइट क्या होगा, रप्चर होगा, ठीक है, रप्चर होगा, डिस्ट्रॉय होगा सेल, है ना। तो जब भी आपके बॉडी के अंदर कोई सेल रप्चर होता है, डिस्ट्रॉय होता है, तो वहाँ से आपके इम्यून सिस्टम को मैसेज जाता है, मैक्रोफेजेस को मैसेज जाता है कि भैया आओ और हमको बचा लो, ठीक है। लेकिन ये काम भी यहाँ पे नहीं हो पाता, ठीक है। कभी भी आपके बॉडी के अंदर में कोई सेल्स, है ना, नेचुरली अगर उनकी डेथ हो रही है तो उनके फैगोसाइटोसिस के लिए मैक्रोफेजेस को मैसेज जाता है, मैक्रोफेजेस वहाँ पे कलेक्ट होते हैं और वो डाइंग सेल्स, मरते हुए सेल्स को क्या करते हैं, खा जाते हैं, नष्ट कर देते हैं। लेकिन ये काम भी यहाँ पे नहीं हो पाता। दैट मीन्स द पैरासाइट ऑल्सो डज नॉट अलाउ द डाइंग लिवर सेल, parasite also does not allow the dying liver cell to send out the biochemical message to macrophages। macrophages को भी कोई biochemical message ये नहीं भेज सकता, ठीक है। तो ये साइकिल कंप्लीट हुआ आपका हिपेटोसाइट में। हिपेटोसाइट में प्री इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी हुई, जहां पे क्रिप्टोमीरोजोइट्स का फॉर्मेशन हुआ। अब ये क्रिप्टोमीरोजोइट्स एंटर कर जाते हैं आरबीसी में, ठीक है, राइट ना। ये एंटर कहाँ करेंगे बेटा, आरबीसी में। तो यहाँ पे जो साइकिल होगा आप उसको इरिथ्रोसाइटिक साइकिल बोल सकते हैं, लेकिन पहले ये फीडिंग स्टेज ट्रोफोजोइट का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, फीडिंग स्टेज, ठीक है। मैंने क्या टर्म यूज किया, ट्रोफोजोइट्स, ठीक है, ट्रोफोजोइट। फीडिंग स्टेज मतलब ये जो क्रिप्टोमीरोजोइट्स है खा पी के क्या हो जाएगा, मोटा जाएगा, यस, ठीक है ना, खा पी के मोटा जाएगा। इससे, है ना, किसका, आरबीसी के अंदर जो कुछ भी होगा, उसके साइटोप्लाज्म में जो कुछ भी होगा, उसको खा पी के ट्रोफोजोइट क्या हो जाएगा, मोटा जाएगा। तो फीडिंग स्टेज याद रखिएगा, ट्रोफोजोइट को बोलते हैं। देन ट्रोफोजोइट अलग अलग स्टेजेस से पास करता है, लाइक सिग्नेट रिंग स्टेज आता है, एमोबॉइड स्टेज आता है, ठीक है, सिग्नेट रिंग स्टेज, जैसे एंगेजमेंट में अंगूठी पहनाते हैं ना, रिंग जैसा दिखता है बेटा, अंगूठी जैसा दिखता है, इसलिए इसको सिग्नेट रिंग स्टेज बोलते हैं। देन इसका एक स्टेज आता है बेटा अमीबॉइड स्टेज। ये सबको भी ये क्या करता है, पास करता है। क्योंकि देखो हमको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सिलेबस को बढ़ाना नहीं है, तो कुछ चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, राइट। विदाउट कोई डायग्राम मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग में आजकल दो चीज़ें हैं बेटा, या तो बोर्ड स्मार्ट है या तो टीचर स्मार्ट है, ठीक है। यहाँ पे बोर्ड नॉर्मल है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टीचर स्मार्ट है, आप समझ जाओगे, ठीक है। तो ट्रोफोजोइट सिग्नेट रिंग स्टेज को पास करेगा, एमोबॉइड स्टेज को पास करेगा, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रोफोजोइट होता है, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, आरबीसी के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, और ट्रोफोजोइट के साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ये जो ट्रोफोजोइट है, ठीक है, आरबीसी के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, और ट्रोफोजोइट का भी खुद का भी साइटोप्लाज्म होगा, क्योंकि दे आर आल्सो लिविंग सेल ना। ये जो ट्रोफोजोइट प्लाज्मोडियम के अलग अलग स्टेजेस ही हम डिस्कस कर रहे हैं नाउ। तो डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम, आरबीसी के साइटोप्लाज्म में आपको कुछ ग्रेन्यूल्स मिलेंगे, इओसिनोफिलिक ग्रेन्यूल्स, ठीक है। मैंने कहा ग्रेन्यूल्स, ये ग्रेन्यूल्स कैसे होते हैं बेटा, इओसिनोफिलिक। ये एक डाई है, आप लोग जानते होंगे, इओसिन क्या है, एक एसिडिक डाई है, स्टेन है, ठीक है। तो इओसिनोफिलिक ग्रेन्यूल्स मिलते हैं, मतलब इओसिनोफिल से उनको स्टेन किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट स्पीसीज। जैसे कि शफनस डॉट, ये मिलता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के केस में, लिख लेता हूं, शफनर्स डॉट, ये कहाँ मिलता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है। मतलब कोई पर्सन अगर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से इन्फेक्टेड है तो उस केस में उसके आरबीसी के साइटोप्लाज्म में शफनस डॉट मिलेंगे, दे आर नथिंग, दे आर इओसिनोफिलिक ग्रेन्यूल्स, ठीक है। दूसरा होता है बेटा जीमेंस डॉट, ये मिलता है प्लाज्मोडियम मलेरी के केस में, जीमेन डॉट, ये आपको मिलता है प्लाज्मोडियम मलेरी के केस में, ठीक है। तो ये दोनों, और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मॉरर्स डॉट, ठीक है, मार देगा, मॉरर्स डॉट, ये आपको मिलता है प्लाज्मोडियम, मार देगा, कौन मार देगा, ठीक है। फैटल किसको बताया था, प्लाज्मोडियम
फैल्सीपेरम, ठीक है, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के केस में, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। राइट, ठीक है, अब ये मैं क्लियर कर देता हूँ। वैसे आप लोग पॉज करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जनरली लाइव क्लास में मैं बच्चों को एक थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ 10-20 सेकंड का, जिससे कि वो प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले सकें, ठीक है। पर ये तो रिकॉर्डेड वीडियो है, बट मैं भूल गया था। एनीवे, कोई दिक्कत नहीं है, राइट, ठीक है। तो अभी हम लोग कहाँ पे हैं, आरबीसी के अंदर में है, ठीक है। अब ट्रोफोजोइट होता है, इसमें एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी होता है, ठीक है। ट्रोफोजोइट्स जो होते हैं, स्पोरोजोइट्स से देखो क्रिप्टोमेरोजोइट्स बना था, राइट ना। स्पोरोजोइट हेपेटोसाइट में एंटर किया था, क्रिप्टोमेरोजोइट्स का फॉर्मेशन किया था, उसके बाद क्रिप्टोमेरोजोइट्स आरबीसी में एंटर किए, और आरबीसी में क्या होगा, एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, ठीक है, आरबीसी के अंदर में। तो ये जो आपके ट्रोफोजोइट्स हैं, ठीक है, ये क्या परफॉर्म करते हैं, आरबीसी के अंदर हो रहा है तो आप इसको एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये 12 to 24 मीरोजोइट्स का ही फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे ये 12 to 24 मीरोजोइट्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। मैंने बताया साइजोगोनी इज नथिंग, इट इज जस्ट लाइक अ मल्टीपल फिजन, और यहाँ पे भी मीरोजोइट्स का ही फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब एरिथ्रोसाइट रप्चर हो जाता है और मीरोजोइट्स रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। एरिथ्रोसाइट्स क्या होता है आपका, रप्चर, आरबीसी क्या हो गया आपका, रप्चर हो गया, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मीरोजोइट्स क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं, मीरोजोइट्स रिलीज्ड। अब देखिए, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन जनरेट होता है, थोड़ा सा नहीं, काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आरबीसी है, ठीक है, मान लो सपोज ये आरबीसी है, आप सब जानते हो बेटा आरबीसी के अंदर में हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है। आरबीसी का जो मेन फंक्शन है आपके बॉडी में ऑक्सीजन एटसेट्रा का ट्रांसपोर्ट करना है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट करना है, उसके लिए उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जब आरबीसी रप्चर होगा तो जो रप्चर्ड आरबीसी होता है उसको बोलते हैं आरबीसी घोस्ट, ठीक है। घोस्ट मतलब होता है भूत, मतलब रप्चर्ड आरबीसी जो रप्चर हो चुका है दैट इज कॉल्ड आरबीसी घोस्ट, ठीक है। किसी भी कंडीशन में याद रखिएगा, कभी भी आरबीसी रप्चर हो रहा है द रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड आरबीसी घोस्ट ही उसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये आरबीसी सेल्स आप सब जानते हो कि नॉर्मल केस में आरबीसी का लाइफ स्पान 120 डेज का होता है लगभग, ठीक है। 120 दिन तक जिंदा रहते हैं आपके आरबीसी नॉर्मल केस में, ठीक है। लेकिन अगर कोई पेशेंट मलेरिया हुआ है उसको, ठीक है, अगर कोई पेशेंट मलेरिया से सफ़र कर रहा है उस केस में आरबीसी ज़्यादा रप्चर होंगे और समय से पहले होंगे, ठीक है। आरबीसी का डिसइंटीग्रेशन आपके बॉडी में होता है स्प्लीन में, स्प्लीन या इसको हिंदी में बोलते हैं प्लीहा, ठीक है। आरबीसी का डिसइंटीग्रेशन होता है स्प्लीन में, इसलिए स्प्लीन को कॉमनली बोला जाता है बेटा ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान। मतलब कुल मिला के आप कह सकते हो कि जब आरबीसी मरता है तो उसको कहाँ पे दफनाया जाता है, स्प्लीन में दफनाया जाता है, तो उसको स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, या ब्लड फिल्टर भी बोला जाता है स्प्लीन को, ब्लड फिल्टर। इटसेल्फ अ क्वेश्चन, ये भी एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब एक बात बताइए कि जब पेशेंट को मलेरिया हुआ रहेगा तो ज़्यादा आरबीसी मरेंगे ना, नॉर्मल के केस में, नॉर्मल केस के कंपेयर में ज़्यादा आरबीसी की डेथ होगी, ज़्यादा आरबीसी रप्चर होंगे, तो उस केस में कब्रिस्तान का लोड बढ़ जाएगा। जैसे अभी देखो कोरोना के केसेस के कारण नंबर ऑफ डेथ बढ़ गए हैं, ठीक है। आप सब लोग न्यूज़ में देखते होंगे, स्पेशली दुर्ग का न्यूज़ अभी पूरे इंडिया में वायरल है। यहाँ पे कब्रिस्तान में एक साथ कई 100 लोगों को क्या किया जा रहा है बेटा, जलाया जा रहा है, दफनाया जा रहा है। तो सेम उस केस में, इस केस में भी क्या होता है बेटा, जब आरबीसी की डेथ ज़्यादा होती है तो स्प्लीन पे लोड बढ़ जाता है, इसलिए स्प्लीन की साइज इंक्रीज हो सकती है। एनलार्जमेंट, स्प्लीन एनलार्जमेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ मलेरिया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है, दैट इज कॉल्ड स्प्लीनोमेगाली। इसको बोलते हैं बेटा स्प्लीनोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली मतलब स्प्लीन की साइज बढ़ जाती है सामान्य से मलेरिया में। याद रखिएगा क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि आरबीसी ज़्यादा रप्चर हो रहे हैं, आरबीसी की ज़्यादा डेथ हो रही है, और उनका पूरा डिसइंटीग्रेशन कहाँ होना है, स्प्लीन में होना है, बिकॉज स्प्लीन इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। मेरे ख्याल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, स्प्लीनोमेगाली। नाउ
अब बात करते हैं कुछ, मैं आपको इंक्यूबेशन पीरियड और प्री पैटेंट पीरियड्स के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो जनरली इंक्यूबेशन पीरियड तो आप सभी बच्चे लोग जानते हो कि यार जिस दिन से आपको किसी भी पैथोजन का इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद फर्स्ट टाइम जब आपको उस डिजीज़ का सिम्टम आया, ठीक है, पहली बार जब उस डिजीज़ का सिम्टम आया तो इन्फेक्शन से लेके फर्स्ट सिम्टम तक का जो बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। कैसे कि मान लो कि आज 11 अप्रैल है, ठीक है, 11 अप्रैल को आपके बॉडी में स्पोरोजोइट एंटर किए, ठीक है, आपको सिम्टम कब आया, 26 अप्रैल को आया, ठीक है। तो 11 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल के बीच का जो ड्यूरेशन है दैट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड या आईपी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक प्री पैटेंट पीरियड भी बता रहा हूँ, ठीक है। मलेरिया के केस में प्री पैटेंट पीरियड पहले बताता हूँ, ठीक है, उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड बताऊंगा। देखिए होता क्या है, मान लो आज है ना 11 अप्रैल है, 11 अप्रैल है, ठीक है, राइट। अब 11 अप्रैल को आपको मच्छरों ने काटा, ठीक है, मच्छरों ने काटा मतलब आपके बॉडी में स्पोरोजोइट एंटर कर गए। अब आपको डाउट हुआ यार कि आज मुझे मच्छर ने काटा है तो मैं जाके एक काम करता हूँ, लेबोरेटरी में टेस्ट करा लेता हूँ कि क्या मेरे ब्लड में स्पोरोजोइट प्रेजेंट है या मेरे ब्लड में, ठीक है, प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है, ठीक है, प्लाज्मोडियम का कोई स्पीसीज प्रेजेंट है। तो क्या आप 12 अप्रैल को जाओगे, 13 अप्रैल को जाओगे तो क्या टेस्ट आएगा पॉजिटिव, या फिर आपके ब्लड स्मेयर में क्या मलेरिया के पैरासाइट दिखेंगे? बिल्कुल नहीं दिखेंगे, ठीक है। मैं ब्लड स्मेयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि यार आपके प्लाज्मोडियम को भी एक टाइम चाहिए ना अपना नंबर इतना इंक्रीज करने के लिए कि आपके ब्लड में वो डिटेक्ट हो सके। तो इट इज प्री पैटेंट पीरियड इज नथिंग, इट इज ड्यूरेशन बिटवीन इनिशियल स्पोरोजोइट इन्फेक्शन एंड फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ पैरासाइट इन ब्लड, ठीक है। इनिशियल स्पोरोजोइट इन्फेक्शन हुआ 11 तारीख को और पहली बार जब आपके ब्लड में पैरासाइट अपीयर हो सके, डिटेक्टेबल हो सके, उसको बोलते हैं प्री पैटेंट पीरियड। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के केस में 8 डेज का होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इसके केस में 8 दिन का होता है ये। मतलब 11 अप्रैल को अगर आपको किसी मॉस्किटो ने काटा है जिसके सलाइवा में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का स्पोरोजोइट था, ठीक है, तो उस केस में आपको 19 अप्रैल या उसके बाद अगर आप ब्लड स्मेयर टेस्ट कराएंगे तो ये आपके ब्लड में डिटेक्ट होगा या दिखाई देगा। अब बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड है आईपी की। तो हर डिजीज की कहानी वही है, आईपी इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है, ड्यूरेशन बिटवीन द इनिशियल स्पोरोजोइट इन्फेक्शन। मैं मलेरिया की बात कर रहा हूँ, ये जो डिफिनेशन है ये मलेरिया के केस में एप्लीकेबल होता है, अदरवाइज इनिशियल इन्फेक्शन आप कहीं भी लगा सकते हो। तो ड्यूरेशन बिटवीन इनिशियल स्पोरोजोइट इन्फेक्शन एंड फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ मलेरियल सिम्टम, जैसे कि फीवर आना, फीवर विथ चिल, ठीक है। तो मलेरिया का जो सिम्टम होता है पहली बार जब अपीयर होता है उसके, और पहली बार जब आपको इन्फेक्शन हुआ था, जिस दिन आपको इन्फेक्शन हुआ था, जिस दिन मच्छर ने काटा था, स्पोरोजोइट जब आपके बॉडी में एंटर किया था, उस दिन से लेके जब सिम्टम आया इसके गैप को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। तो अब थोड़ा सा डिफरेंस है बट चलो हम लोग एक साथ निपटा देते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम और प्लाज्मोडियम ओवल, ठीक है, ये जो 3 स्पीसीज हैं, ठीक है, इनके लिए इंक्यूबेशन पीरियड लगभग 14 डेज का होता है, ठीक है। लगभग कितने दिन का होता है? 14 दिन का ऑन एंड एवरेज। जैसे अब आपके एग्जाम में 12 डेज आएगा तो टिक कर देना, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 दिन बायोलॉजी में चलता है यार, है ना, थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है, जरूरी नहीं है ना। तो ये 14 डेज का होता है। बस प्लाज्मोडियम मैलेरी जो है, प्लाज्मोडियम मैलेरी, इसके लिए इंक्यूबेशन पीरियड 30 डेज का होता है, 30 दिन का, पूरा 1 महीना लगता है, ठीक है, सिम्टम अपीयर होने में। तो मेरे ख्याल से दिस पॉइंट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब ध्यान लगाइए, ठीक है, हम जब इरिथ्रोसाइट, ठीक है, ये सब पॉइंट तो आपके क्लियर हो गए। हम लोग कहाँ पे थे? इरिथ्रोसाइट में थे, ठीक है, इरिथ्रोसाइट में थे। इरिथ्रोसाइट रप्चर हुआ, ठीक है, इरिथ्रोसाइट जब रप्चर होता है, राइट ना, तो उसको रप्चर्ड इरिथ्रोसाइट को आपने कहा था आरबीसी घोस्ट। इसी टाइम पे हीमोजोइन, ठीक है, क्या रिलीज होता है? ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, हीमोजोइन है क्या? जैसे हीम तो आप समझ गए, हीम मतलब पक्का कहीं ना कहीं से ये रिलेटेड है हीमोग्लोबिन से। हीमोजोइन इज टॉक्सिक एंड प्रोडक्ट ऑफ पैरासिटिक डाइजेशन ऑफ होस्ट हीमोग्लोबिन, टॉक्सिक एंड प्रोडक्ट ऑफ पैरासिटिक डाइजेशन ऑफ होस्ट हीमोग्लोबिन। होस्ट के हीमोग्लोबिन
का पैरासाइट द्वारा डाइजेशन होने के बाद जो एंड प्रोडक्ट बनता है, बोर्ड पे आपको नहीं दिख रहा है तो मैंने थोड़ा ऊपर में लिखा हुआ है, लेकिन जो मैंने बोला दैट इज वही लिखा हुआ है, टॉक्सिक एंड प्रोडक्ट ऑफ पैरासिटिक डाइजेशन ऑफ होस्ट हीमोग्लोबिन, ठीक है। और यू कैन से इट इज अ ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन के टूटने से बना प्रोडक्ट है। टॉक्सिक वर्ड यूज किया मतलब ये खतरनाक है, और ये ट्रोफोजोइट के साइटोप्लाज्म में अकुमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है, ठीक है। किसके? ट्रोफोजोइट के साइटोप्लाज्म में ये एक्यूमुलेट होता है, जमा हो जाता है, और जब भी ये रिलीज होता है इट कॉजेज शिवरिंग एंड फीवर। जब ये हीमोजोइन रिलीज होगा, ठीक है, इसके कारण से कपकपी होगा, है ना, एंड फीवर, बुखार भी आएगा, ठीक है। शिवरिंग एंड फीवर, है ना, ठंड लगती है, बुखार आता है, मलेरिया का बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है ये, ठीक है, राइट। तो मेरे ख्याल से ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होते जा रहे हैं। नाउ अगर हम आगे बात करें, ठीक है, अगर इरिथ्रोसाइटिक साइकिल की ड्यूरेशन की बात करूं मैं, ठीक है, नाउ ड्यूरेशन ऑफ, यही तो चल रहा था ना, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, ठीक है। तो ये भी बेटा अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवल एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवल एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ठीक है। मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ चीज़ों को, इनके लिए ये 48 आवर होता है, ठीक है, 48 घंटे, ठीक है। इरिथ्रोसाइटिक साइकिल 48 आवर में कंप्लीट हो जाता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवल एंड प्लाज्मोडियम, ये मच्छर घूम रहे इधर है, एनीवे, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम केस में, ठीक है। अब बच कौन सा गया बेटा? प्लाज्मोडियम मलेरिया, थोड़ा सा अलग था, है ना। प्लाज्मोडियम मलेरिया केस में ये 72 आवर का होता है, कौन? इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। नाउ ये जो मीरोजोइट्स होते हैं, ठीक है, जो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल से बने थे या इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी से बने थे, ये कई बार कई मीरोजोइट्स इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी को रिपीट करते हैं, मतलब बार बार अपने नंबर्स को क्या करते रहेंगे? बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। अगेन फिर ये कहाँ पे एंटर करेंगे, है ना, मैंने 2 जगह बताया था, या तो आरबीसी के अंदर रहेगा या तो लीवर के अंदर। अगेन ये मीरोजोइट्स दे एंटर लीवर एंड परफॉर्म पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। अगेन ये कहाँ पे एंटर करते हैं? लीवर में एंटर करते हैं, और क्या परफॉर्म करते हैं? पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, ठीक है। ये ही मीरोजोइट बेटा, मीरोजोइट कुछ तो रिपीट करते हैं बार बार इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी को, ठीक है, लेकिन कुछ वापस से कहाँ चले जाते हैं? आपके लीवर में चले जाते हैं, और ये परफॉर्म करते हैं पोस्ट या एक और वर्ड बोला था, एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, ठीक है। क्या आज खेल रहे हैं धोनी? पता नहीं आज किसका मैच है, एनीवे, तो पोस्ट और एक्सोएरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, ठीक है, ये परफॉर्म करेंगे लीवर में, और फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, अराउंड 1000 मेटा क्रिप्टोमीरोजोइट्स का, ठीक है। अब ये देखो नया टर्म आ गया, मेटा क्रिप्टोमीरोजोइट्स, ठीक है, लंबा नाम है लेकिन कोई दम नहीं है नाम में, है ये मीरोजोइट्स ही। क्रिप्टो मतलब दे आर सराउंडेड बाय स्पेसिफिक सेल मेम्ब्रेन टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम ऑफ होस्ट, ठीक है। एंड मेटा क्योंकि बेटा ये एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी से बने हुए हैं, तो आपको पता चलना चाहिए कि प्री इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी से बना है या पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी से बना है, इसलिए यह डिफरेंशिएशन करने के लिए ऐसा मैंने लिखा हुआ है। कुछ भी नहीं है, साइजोगोनी से जो बना दैट इज मीरोजोइट। क्लियर है? ठीक है। इसमें से बेटा 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। अब ये भी क्या होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप? 2 टाइप, ठीक है। एक साइज में छोटे रहते हैं, उनको बोलते हैं, देखो नाम और लंबा होने वाला है, ठीक है। जो स्मॉल साइज के होंगे, ठीक है, उनको बोलेंगे बेटा माइक्रो, मेटा, क्रिप्टो, मीरोजोइट्स। लाइक साउथ इंडियन लोगों का नाम थोड़ा लंबा होता है ना बेटा, वैसे ही माइक्रो, मेटा, क्रिप्टो, मीरोजोइट्स कुछ भी नहीं है बेटा, ये मीरोजोइट्स हैं, सराउंडेड बाय स्पेसिफिक सेल मेम्ब्रेन फॉर्म्ड आफ्टर एक्सोएरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। इन साइज में होते हैं छोटे, और जो बड़े होते हैं उसको क्या बोलते हो? मैक्रो, मेटा, क्रिप्टो, मीरोजोइट्स। कोई कंफ्यूजन? मेरे ख्याल से क्लियर है, ठीक है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे नोट कर लेना चाहिए, दैट इज व्हाट, जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होता है, ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये जो स्पीसीज है बेटा प्लाज्मोडियम का, इसमें एक्सोएरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी नहीं होती, ठीक है। एक्सोएरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी इज एब्सेंट, ठीक है। इसमें एक्सोएरिथ्रोसाइटिक
साइजोगोनी क्या होता है, एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, एक्सोरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के केस में पानी यहाँ पे रखा हुआ था, एब्सेंट होता है। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें कि इसमें से कुछ मीरोजोइट, ठीक है, साइजोगोनी में एंटर नहीं करते और ये आरबीसी में ही गैमेटोसाइट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, कुछ मीरोजोइट, ठीक है, अगेन साइजोगोनी नहीं करते, ठीक है, और आरबीसी के अंदर ही मतलब ब्लड में ही ये गैमेटोसाइट का फॉर्मेशन करते हैं और उस प्रोसेस को आप बोलते हो गैमोगोनी। ठीक है, मीरोजोइट अगेन थोड़ा सा मैं तो बोर्ड क्लीन करने में निकल जाता है, इसलिए कभी कभी लगता है कि स्मार्ट बोर्ड जरूरी है, बट इट्स ओके नाउ। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि इसमें से कुछ मीरोजोइट्स, ठीक है, मीरोजोइट्स, ठीक है, एक्सोरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, ठीक है, परफॉर्म नहीं करते और ये फॉर्मेशन करते हैं गैमेटोसाइट का। किस प्रोसेस के थ्रू? इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा गैमोगोनी। अब आगे इस गैमेटोसाइट का ह्यूमन में डेवलपमेंट नहीं हो सकता। रीजन, आगे इस गैमेटोसाइट का ह्यूमन के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो सकता। क्या रीजन हो सकता है? ठीक है, ये प्रोसेस गैमोगोनी कहलाता है ना, फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोसाइट। कहाँ पे हो रहा है? ब्लड में हो रहा है, आरबीसी में हो रहा है गैमेटोसाइट का फॉर्मेशन, लेकिन इन गैमेटोसाइट का फर्दर डेवलपमेंट ह्यूमन के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि अब तक मलेरिया के सिम्टम आ चुके हैं, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है, हाई फीवर हो गया है। ठीक है, तो हाई फीवर के कारण या हाई टेम्परेचर के कारण गैमेटोसाइट कैन नॉट डेवलप फर्दर इन ह्यूमन बॉडी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, गैमेटोसाइट कैन नॉट डेवलप फर्दर इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ड्यू टू, कारण क्या बेटा? हाई टेम्परेचर, ड्यू टू हाई टेम्परेचर। एग्जाम क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। ये गैमेटोसाइट ह्यूमन बॉडी में आगे डेवलप नहीं कर सकते क्योंकि बॉडी टेम्परेचर बढ़ चुका है, फीवर आना चालू हो जाता है। ठीक है, लेकिन मान लो अगर इसी टाइम पे फिर से मच्छर ने काटा और खून चूसा, कौन से मच्छर ने? फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो ने अगेन इसी टाइम पे अगर काटा उस पर्सन को, उस पेशेंट को, और उसके ब्लड में क्या प्रेजेंट है बेटा? गैमेटोसाइट प्रेजेंट है, तो ये गैमेटोसाइट वापस से कहाँ चला जाएगा? मॉस्किटो में चला जाएगा। यस और नो? ठीक है, ये गैमेटोसाइट कहाँ चला जाएगा? मॉस्किटो में चला जाएगा। गैमेटोसाइट आर पिक्ड अप बाय द फीमेल एनाफिलिस। ठीक है, ये फीमेल एनाफिलिस जब दोबारा काटता है, ठीक है, तो वापस से कहाँ चला जाता है? उसके बॉडी में चला जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द इन्फेक्टिव स्टेज टू मॉस्किटो, ठीक है, तो दैट इज गैमेटोसाइट। व्हाट इज द इन्फेक्टिव स्टेज टू ह्यूमन? हालांकि मॉस्किटो को मलेरिया होता है या नहीं होता है, दिस इज नॉट कंफर्म, और मॉस्किटो को मलेरिया नहीं होता है। ठीक है, फिर भी अगर मैं बोलूं कि ये जो हमारा प्लाज्मोडियम है कौन से स्टेज में, अपने लाइफ साइकिल के कौन से स्टेज में मॉस्किटो में एंटर कर रहा है, तो दैट इज गैमेटोसाइट। याद रखिएगा, ह्यूमन में कौन से स्टेज में एंटर कर रहा है, तो दैट इज स्पोरोजोइट। मेरे ख्याल से क्लियर है पॉइंट? ठीक है, नाउ अब ये गैमेटोसाइट, ठीक है, मॉस्किटो के कहाँ चले जाते हैं बेटा? गट में चले जाते हैं। ध्यान रखिएगा, मॉस्किटो के गट में जाते हैं और वहाँ पे दो टाइप के गैमेटोसाइट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज। एक होते हैं माइक्रो गैमेटोसाइट, ठीक है, और दूसरे होते हैं बेटा, एक जब छोटा है तो दूसरा क्या होगा? मैक्रो गैमेटोसाइट या मेगा गैमेटोसाइट लिखें। ठीक है, मेगा गैमेटोसाइट। ठीक है, अब आप क्लियर कर सकते हो कि इसमें से एक मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। तो बायोलॉजी में जनरली, है ना, मेल गैमेट की साइज छोटी होती है एज कंपेयर टू फीमेल गैमेट। तो माइक्रो गैमेटोसाइट, ठीक है, 6 to 8 माइक्रो गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं थ्रू एक्स फ्लैजिलेशन, फॉर्म्स 6 to 8 माइक्रोगैमीट्स। माइक्रोगैमीट्स दे आर एक्चुअली मेल गैमेट ना। ठीक है, कौन सा प्रोसेस बोला मैंने बेटा? थ्रू एक्स फ्लैजिलेशन। याद रखिएगा, ये एक्स फ्लैजिलेशन कहाँ हो रहा है? गट में हो रहा है, मॉस्किटो के गट में हो रहा है एक्स फ्लैजिलेशन। तो माइक्रोगैमेटोसाइट ही 6 to 8 माइक्रोगैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, दे आर एक्चुअली मेल गैमेट्स। ठीक है, जो मेगा गैमेटोसाइट होते हैं दे फॉर्म्स 1 मेगा गैमेट्स। ठीक है, फॉर्म्स 1 मेगा गैमीट। तो आप ये समझ गए ये फीमेल गैमीट होगा पक्का। साइज, ठीक है,
साइज मैटर। तो बायोलॉजी में जनरली मेल गैमेट की साइज छोटी होती है और नंबर ज़्यादा होता है, फीमेल गैमेट की साइज बड़ी होती है और नंबर 1 होता है या कम होता है एज कम्पेयर टू मेल गैमेट। ठीक है, नाउ आगे की कहानी क्या होगा बेटा, बोथ गैमेट माइक्रो गैमेट और मेगा गैमेट फ्यूज हो जाएंगे। गैमेट के फ्यूजन से, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल का सेक्सुअल फेज होता है ये मॉस्किटो में होता है। प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल का जो सेक्सुअल फेज है ये कहाँ होता है, मॉस्किटो में होता है। ठीक है, तो ये सेक्सुअल फेज होगा, मतलब दोनों गैमेट के फ्यूजन से आपको क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। ठीक है, पक्का जाइगोट बनेगा। जाइगोट अगला स्टेप आएगा बेटा ऊकाइनेट, ऊकाइनेट। ठीक है, जाइगोट से ऊकाइनेट का फॉर्मेशन होगा, देन ऊकाइनेट से ऊसिस्ट का फॉर्मेशन होगा, oocyst का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट, ऊकाइनेट, देन oocyst का। oocyst हैज अबाउट 10,000 स्पोरोजोइड। oocyst हैज अबाउट 10,000 स्पोरोजोइड। देखो जहां से चालू किया था वहीं पे लगभग oocyst के अंदर क्या होते हैं, 10,000 स्पोरोजोइट होते हैं। और इस प्रोसेस को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोजोइट इज कॉल्ड स्पोरोगोनी। तो स्टार्टिंग में मैंने 3 फेजेस आपको बताए थे। ठीक है, स्पोरोगोनी, यस याद आ रहा है, 3 फेज, ट्राइफेजिक बोला था, प्लाज्मोडियम को हमने ट्राइफेजिक बोला था। स्पोरोगोनी, साइजोगोनी एंड गैमोगोनी, है ना, अलग अलग सीक्वेंस में लिखा था। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है कि कब हम उसको साइजोगोनी बोलेंगे, कब हम उसको गैमोगोनी बोलेंगे। तो साइजोगोनी और गैमोगोनी ह्यूमन बॉडी के अंदर हो रहा है और स्पोरोगोनी, ठीक है, मॉस्किटो के अंदर हो रहा है। मेरे ख्याल से क्लियर है। तो ये जो है oocyst हैज अबाउट 10,000 स्पोरोजोइट। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोजोइट इज कॉल्ड स्पोरोगोनी एंड दैट अकर इनसाइड गट ऑफ मॉस्किटो। कहाँ पे हो रहा है बेटा एग्जाम क्वेश्चन, गट ऑफ मॉस्किटो। आप देखिए, मेरे ख्याल से मैं ऐसा बायोलॉजी टीचर बिना डायग्राम के मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, और उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा है। कहानी आगे क्या होगी, ये जो स्पोरोजोइट है बेटा, ये मॉस्किटो के गट से कहाँ चले जाएंगे, सलाइवरी ग्लैंड में, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड में चले जाएंगे। और जब ये मच्छर फिर से किसी हेल्दी इन्फेक्टेड किसी भी दूसरे पर्सन को काटेगा तो इसके सलाइवा के साथ ये स्पोरोजोइट ह्यूमन के बॉडी में एंटर करेंगे। क्लियर, ये स्पोरोजोइट, ठीक है, मॉस्किटो के सलाइवा के साथ फिर से किसी दूसरे ह्यूमन, हेल्दी ह्यूमन के बॉडी में एंटर करेंगे और उसको इन्फेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से मलेरिया जो है ये फैलते रहता है ह्यूमन टू ह्यूमन। इसके लिए जो कैरियर है, जो वेक्टर है, वो है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। आई थिंक मलेरिया साइकिल आपके लिए क्लियर है। कुछ और पॉइंट लाइक जैसे कुनैन करके आपने सुना होगा, कुनैन या कुनाइन, ठीक है, फर्स्ट एंटी मलेरियल ड्रग था जो मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है स्टिल। ठीक है, अब तो बहुत अच्छे अच्छे ड्रग्स आ गए हैं। ठीक है, तो कुनैन फर्स्ट एंटी मलेरियल ड्रग था यूज्ड इन द केस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। अब तभी तो एंटी मलेरियल बोल रहे हैं यार उसको। ठीक है, कहाँ से प्राप्त करते हैं कुनैन को, तो सिंकोना प्लांट जो है, सिंकोना के बार्क से या छाल से प्राप्त किया जाता था। ठीक है, इसके अलावा अगर मलेरिया के कंट्रोल की बात करें, ठीक है, तो बहुत सारे और एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं, अपन उसके बारे में बात करेंगे। तो मलेरिया के कंट्रोल, मॉस्किटो का कंट्रोल कैसे कैसे किया जा सकता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक गैम्बूजिया, चलो मैं ये भी बता ही देता हूँ। ठीक है, क्यों अधूरा छोड़े इसको, वीडियो तो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लास्ट तक देखेंगे और आपको अच्छा लगेगा और मलेरिया से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो कुनैन के बारे में बता दिया मैंने, फर्स्ट एंटी मलेरियल ड्रग था। ठीक है, गंबूजिया फिश का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, मॉस्किटो फिश भी बोलते हैं। तो पॉन्ड पे या ऐसे जो वाटर बॉडीज हैं, ये जो गंबूजिया फिश है बेटा, ये क्या करता है, मॉस्किटो के लार्वा को खा जाता है, फीड्स अपॉन मॉस्किटो लार्वा। तो मॉस्किटो के पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में गंबूजिया फिश जो है हेल्प करता है, इसलिए इसको बायोलॉजिकल कंट्रोल बोलते हैं। गंबूजिया फिश जो है, ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मॉस्किटो के लार्वा को खाता है, मॉस्किटो लार्वा, फीड्स अपॉन मॉस्किटो लार्वा, इसलिए मॉस्किटो के पॉपुलेशन को ये कंट्रोल कर सकता है। इसके साथ ही आपने ये देखा होगा कि जो स्टैग्नेंट वाटर होता है, घरों के आसपास जो जमा पानी होता है, उसमें केरोसिन ऑयल का छिड़काव या स्प्रे कर देते हैं। ठीक है, उससे क्या बेनिफिट होता है लिखने की जरूरत नहीं है। जो केरोसिन ऑयल होता है बेटा, मिट्टी तेल जिसको बोलते हैं कॉमनली, ये वाटर के ऊपर एक थिन लेयर या थिन फिल्म बना लेता है, थिन लेयर बना लेता है,
ठीक है, जिसके कारण से नीचे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता और मॉस्किटो के लार्वा की डेथ हो जाती है, वो ब्रीदिंग नहीं कर सकते, लार्वा की डेथ हो जाती है, दैट इज एस्फाइक्सिएशन या सफोकेशन, घुटन से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो केरोसिन ऑयल वाला भी एक तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा आप जानते हो कि मच्छरदानी लगाते हैं, मॉस्किटो नेट है, मॉस्किटो रिपेलेंट्स हैं, ओडोमास है, बहुत सारे तरीके हैं मच्छरों से बचने के लिए, ठीक है। तो ये सब भी मच्छरों को या मॉस्किटो को कंट्रोल करके मलेरिया को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में भी है और साथ ही साथ आपको ये माना रायपुर में भी मिल जाएगा मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो लोकल छत्तीसगढ़ में है वो माना रायपुर में है। अगर आप रायपुर मेडिकल कॉलेज से MBBS करते हैं, एम्स रायपुर से MBBS करते हैं, तो आपको घुमाने ले जाया जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट्स आपका क्लियर है। मलेरिया का टॉपिक आपके लिए बहुत मैंने कोशिश की है कि आपको क्लियर हो जाए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बायोलॉजी के, ठीक है, जो 11th का हो, 12th का हो और या फिर नीट के लिए इंपॉर्टेंट हो, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो अवेलेबल करा सकूं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।